इन फ्रेंड्स जैसे कि हमारे यू एक तरीके से जो हिंदी लिटरेचर का सेकेंड पेपर है जिसमें बिहारी ससई के दोहे लगे हैं। तो दोहे के क्रम में आज आपका देखिए 80 या 81 नंबर से जो दोहे हैं वो उनको आज कराने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है और कवि के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बिहारी ससई में जो है जिस तरीके से जो है कविकार ने दोहों का प्रयोग किया है तो एक तरीके से वो अद्भुत ही है। यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि आगे पंक्तियाँ जो हैं कि देव सो सासीस चढ़ाई ला आची भांति अयारी जपे सुख चाहत लियो ताके दुखे न फेरे। दियो यानी दिया है, अयारी यानी अंगीकार कर। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना ससई से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में किसी विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को कोई व्यक्ति समझा रहा है। दोहे में व्यक्त हुआ है कि हमें सुख दुख दोनों को समान रूप से अपनाना चाहिए। किसी विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को कोई अन्य अथवा उसका स्वजन ये समझा रहा है कि ईश्वर ने तुम्हें सुख दुख में से जो भी दिया है ना, दोनों चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हें सुख दुख दोनों को समान रूप से सिर माथे पर चढ़ाकर अंगीकार कर लेना चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज़ को, दोनों पक्षों को। तुम उसके दुख को अस्वीकार करके उन्हें लौटाने का प्रयास मत करो और दुख सुख को समान रूप से अपनाओ। तो दुख सुख को सहर्ष स्वीकारने पर बल दिया गया है। बिहारी की मूल श्रृंगारी प्रवृत्ति से इतर ये दोहा बिहारी की सदी हुई, मजी हुई और परिष्कृत ब्रजभाषा का सौंदर्य द्रष्टव्य है। आगे पंक्तियों में ये भी है, तरीवन कनको कपोल दुत बीच बीच ही बिकान लाल लाल चमकत चुने चौका चीन समान। तरीवन कनक तरौने का सोना, कपोल दुत कानों की शोभा, चुन्नी चुन्निया, चौका चिन्ह आगे चार दांत चौका कहलाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए दसन चिन्ह। प्रस्तुत हुआ रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की रचना ससई से उद्धृत पंक्तियां हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं ये उक्ति अन्य संभोग दुखिता नायिका की है। देखिए, नायक के पास से लौटकर आई हुई दुती के गालों पर दांतों का चिन्ह देकर नायिका सब समझ गई, किंतु वह कुछ भी स्पष्ट रूप से कहकर व्यंग द्वारा अपनी अंतर्वेदना प्रकट कर रही है। दुती के गालों पर दांतों के निशान देखकर नायिका कह रही, हे सखी, ऐसा लगता है कि तूने जो तालपड़ पहना हुआ है उसका वड़ तेरे कपोले के वड़ में कहीं कहीं लुप्त हो गया है या घुल गया है। पर तालपड़ में जुड़ी हुई चुन्नियों की भांति वो चीजें, मतलब कि नायिका कह रही कि हाँ, मैं देख के ये चीजें समझ पा रही हूँ कि ये क्या क्या है। यानी एक तरीके से देखे तो लाल लाल दांत के निशान उभरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ व्यंग है कि दांत के उभरे निशान दुती के नायक के साथ किए गए संभोग का प्रत्यक्ष अभिव्यक्त है। नायक का अन्य संभोग दुखिता है। नायिका दोहे के पूर्वार्ध में वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। नायिका का संदेश लेकर गई दुती स्वयं नायक के साथ रमण कर आई है, जिस पर नायिका ने एक तरीके से व्यंग किया है और कहती, मोहि दयो मेरे उभयो रहत जो मिली जिय साथ। और भी कहती है कि सो मनु बाधे ना सो पिए पिए सौतन करो हाथ। प्रस्तुत दोहा में देखिए, अन्य स्त्री पर सापत्नी पर नायक अनुरक्त हो गया है। नायिका ये जान चुकी है। प्रस्तुत दोहे में पत्नियां अन्य स्त्री से नायक की प्रीति होते देख नायिका विनय कर रही है कि वह किसी अन्य स्त्री से प्रेम नहीं करे। नायिका विनय करती हुई ये भी कह रही है कि तुम मुझको दिया हुआ और वह मन जो मेरा हो चुका है, जो मेरे मन के साथ मिलकर रहता है, उस मन को किसी अन्य स्त्री या सापत्नी को मत दो। यदि तुमने अपना मन सापत्नी को सौंप दिया तो तुम्हारे मन के साथ मेरा मन भी चला जाएगा। मूल भाव ये है कि नायिका नायक से अनन्य प्रेम को किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं बांट सकती, परंतु नायक सापत्नी से प्रेम करने लगा है, जिस कारण नायिका के मन में नायक को खो देने का डर सदैव उत्पन्न रहता है। एक तरीके से ये इतना स्वच्छंद प्रेम नहीं था, वो दरबारी प्रेम और उनके पास कोई विकल्प का ना होना, तो एक तरीके से उनकी एक ऐसी स्थिति को भी दिखलता है, विकल्पहीनता की स्थिति को बयां करता है। अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है यहाँ पे। प्रस्तुत दोहे में प्रेम की सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रेमी को खो देने का डर प्राय सभी प्रेमिकाओं के हृदय में रहता ही है, तो वही अभिव्यक्त हुआ है। आगे की पंक्तियों में अगर देखें तो यहाँ पे है, कुंज भवनु तजी भवन को चलिए नंद किशोर फूलति कली गुलाब की चटकाहट चहुओर। तो प्रस्तुत दोहा जो कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी ससई से उद्धृत है। यहाँ पे है, उपपत्ति को परकिया के साथ कुंज बिहार में रति क्रीड़ा करते करते सबेरा हो गया, पर नायक ने अभी भी नायिका को अंगों में भर रखा है। नायिका फूलों के चटकने की आवाज के बहाने नायक को संकेत कर रही है कि सवेरा जो है वो हो चुका है। नायिका नायक को संकेत कर रही है कि सवेरा हो गया था। यदि किसी ने दोनों को इस प्रकार एक साथ देख लिया तो बड़ी बात बनेगी। हे नंद किशोर नायक, अब कुंज भवन को छोड़कर भवन में चलिए। देखो, चारों ओर गुलाब की एक तरीके से कलियों की जो है एक तरीके से चटकने की आवाज आ रही है।
तात्पर्य ये है कि रात भर अगर देखें तो रति क्रीड़ा करने के बाद नायक के ना छोड़ने पर नायिका सवेरा होने का गुलाब की कलियों के चटकाट के बहाने नायक को संकेत करे कि अब सवेरा हो गया, मुझे छोड़ दे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया और किसी ने हमें इस अवस्था में देख लिया तो कुलकनी होगी। दोहे के उत्तरार्ध में आसंगति अलंकार है, नायिका पर किया है और बिहारी की सदी हुई मजी हुई और परिष्कृत ब्रजभाषा का सौंदर्य द्रष्टव्य है। आगे पंक्तियों में कहा जाता है कि कहती न देवर की कुपत कुलती कलह डराती, पंजर गात मंजार ढिक सुख जो सुकत जाती। प्रस्तुत दोहा जो कि सही से उद्धृत है, तो देवर अपनी भाभी पर आसक्त है, वह अपनी भाभी से अनुचित प्रेम करना चाहते हैं, परंतु भाभी क्या है, वो पतिव्रता नारी है, अपने पति से अनन्य प्रेम करने वाली है। उसे डर है कि यदि वह देवर की उद्दंडता किसी से नहीं कहती तो कहीं देवर और अधिक दुष्टता ना कर बैठे। यदि वह देवर की दुष्टता सबसे कह देती तो भाई भाई में कलह का भय होता। वह एक ऐसी द्वंद्व में पिसती जा रही है। सखी से कह रही है कि वह कुलवधू अपने देवर की उद्दंडता दुष्टता किसी से नहीं कहती, क्योंकि उससे कुलह या कुल कला का भय है। वह नहीं चाहती कि उसके कारण परिवार में कलह हो, भाई बहन में झगड़ा हो, और यदि वह देवर की दुष्टता किसी से व्यक्त नहीं करती तो देवर अवसर का लाभ उठा सकता है। इस द्वंद्व में वह पिंजरों में बंद बिल्ली के समान एक तरीके से प्रतीत होती, सुगत होती की बात सूखती जा रही है। तो एक देखिए एक द्वंद्वात्मक स्त्री की एक अभिव्यक्ति दी गई है कि वो किस तरीके से वह पोह में, यानी एक तरीके से लोक मर्यादा लाज इनको भी बना के रखना है, साथ ही साथ पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है तो उसमें भी देखने को बनता है कि किस तरीके से क्लेश द्वेष ना रहे। तो हर जगह पे उसे ही समझौता करना है। वो एक तरीके से उसकी ऐसी स्थिति को बयां कर रहा है कि जिसमें वो खुद द्वंद्व में है कि वो करे ना करे, क्योंकि उसी का एक तरीके से भार लोक लज्जा का भी भार है और परिवार को भी सहेजने का भी भार उसी पे है। तो नायिका कुल स्त्री पतिव्रता है, स्वजन से स्त्री किस प्रकार शोषण का शिकार होती है यह व्यक्त हुआ है। दोहे के उत्तरार्ध में उदाहरण अलंकारों में प्रस्तुत है। और भाति गए बा ऊ चौसरु चंदन चंदू, और यहाँ पे कहते हैं कि और भाति बहे बा ऊ चौसरु चंदन चंदू, पति बिनु अति पारतु विपति मारुतु मारुत बंद। प्रस्तुत हुआ रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना सही से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में विरहिणी नायिका की स्थिति का चित्रण हुआ है। विरह के ताप से पीड़ित नायिका के विरहोद्दीपन में विविध प्राकृतिक पदार्थ वृद्धि कर रहे हैं। अब इन पंक्तियों के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे क्या प्रस्तुत हुआ है कि सखी नायिका से ये कह रही कि हे सखी, अब तुम इन मोतियों के हार और चंदन और चंद्र का मोह त्याग दो, क्योंकि एक समय था जब ये सारे प्राकृतिक पदार्थ तुम्हारे लिए सुखदायी थे, परंतु नायक पति के बिना अब ये पदार्थ तुम्हारे लिए दुखदायी हो गए हैं। या तेज वायु भी पति के बिना अति विपत डालती हुई तुम्हारे दुख विरह में वृद्धि करती हुई तुम्हें धीरे धीरे मारने पर तुली हुई है। दोहे का मूल भाव ये है कि विराग्नि में जलती नायिका को ये सभी प्राकृतिक पदार्थ दुख दे रहे हैं जो नायक के पास होने पर सुख देते थे। इसी कारण नायिका की सखी उससे इन वस्तुओं के मोह को त्यागने की बात कर रही है। नायिका की विरह की सुंदर व्यंजना भी हुई है, और एक तरीके से देखें तो पदार्थों से नायिका की विरह वृद्धि की बात कही गई। समांतर रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उपभोग एक तरीके से उद्दीपन विभाव के रूप में किया है और प्रकृति पर स्वतंत्र काव्य कर्म का अभाव दिखाई देता है। बिहारी की सधी हुई मजी हुई और एक परिष्कृत ब्रज भाषा का सौंदर्य यहाँ पे द्रष्टव्य होता है। आगे की पंक्तियों में देखिए कि इस प्रकार व्यक्त किया है बिहारी जी द्वारा ये कि चलनु, इस कहते हैं कि चलन न पावत निगम मनु जोग उपज्यो अतित्रास, कुंज उतंग गिरि गहो मन मैना मनु पावास। एक तरीके से देखिए यहाँ पे निगमों यानी निगम मगु मेद, ये वेद मार्ग अथवा धर्म, पथ मैना राजपुताने के जंगलों में रहने वाले एक लुटेरी जाति, मेनु कामदेव मवाज दृढ़ निश्वास। एक तरीके से प्रस्तुत दोहे में सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की रचना सही से उद्धृत पंक्ति में नायिका यवना मध्या है। प्रस्तुत दोहे में नायक नायिका के कुंजों की अति कामोद्दीपनी शोभा का वर्णन वहाँ पे किया है। नायक स्वगत कह रहे कि नायिका के कुछ रूपी उतंग गिरिवर पहाड़ पर मदन रूपी मैना ने अपना दृढ़ स्थान लिया है और जिस कारण बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है और जगत धर्म पद पर नहीं चल पा रहा है। अतः नायिका की कुचों की कामोद्दीपनी शोभा किसी को भी अपने वश में कर लेने वाली है, जिस कारण धर्म पद पर चलना कठिन हो रहा है। प्रस्तुत दोहे में नारी सौंदर्य से उत्पन्न जो कामार्षण है उसकी मारक क्षमता का मदक और मोह का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्री के शारीरिक मानसिक सौंदर्य का चित्रण हुआ है जो रीति काव्य की विभेदक विशेषता है। वहाँ सौंदर्य स्थल रूप में ही चित्रित हुआ है, सूक्ष्म और कोमल रूप में नहीं।
प्रस्तुत दोहे में रूपक अलंकार है। कूच उतंग अर्थात कूच रूपी उतंग सटीक शब्दों का प्रयोग है, गतिशीलता है। और एक तरीके से देखिए जैसे उन्होंने बोला है बिहारी जी ने कि गागर में सागर भरने वाली पंक्तियों से अपनी रचना की है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। त्रिबली नाव दिखा कर सर ढकी सकूच समाही, गली अली की ओट के चली भली विध जाए। तो प्रस्तुत हुआ रूतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी की रचना बिहारी ससई से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने काम विदग्धा नायिका की अनुराग व्यंजक चेष्टाओं का वर्णन किया है। वह नायिका सभी से छिपकर नायक के प्रति अपने अनुनय यानी अनुराग को प्रकट करने में सफल हो जाती है। इस प्रकार के वर्णनों में बिहारी निश्चय ही अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दे पाते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी दूसरे से कहती है नायिका की इन अनुराग व्यंजक चेष्टाओं का वर्णन कर रही है या फिर नायक इसका वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से नायिका की अनुराग व्यंजक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए उसके एक सखी से दूसरे सखी से यही कह रही कि उसने नायिका ने नायक के सामने आने पर लज्जा का प्रदर्शन किया और फिर सिर ढकने के बहाने हाथ ऊपर की ओर उठाया और इस प्रक्रिया में नायक को अपनी त्रिवली और नाभि के दर्शन करा दिए। प्रत्यक्षता तो उसी लज्जा का भाव प्रदर्शित किया, किंतु वस्तुतः उसने नायक के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करने के लिए अपनी त्रिवली और नाभि के दर्शन करा दिए। इसके बाद वह नायिका सखी की ओट होकर अर्थात उसकी दृष्टि से बचकर अपने प्रियतम के प्रति अपने को भली प्रकार व्यक्त करके गली में चली गई। तो यहाँ पे देखिए काव्य विशेष के तौर पे जो भी है वो प्रस्तुत दोहे में नारी मनोविज्ञान का गहरा परिचय दिया गया है। नारी स्वभावतः लज्जाशील होती है अथवा अपने अनुराग को प्रत्यक्षता व्यक्त करने में संकोच करती हैं। तो प्रस्तुत दोहे में नायिका ने अपनी काम विदग्धता का परिचय दिया है, नायक के प्रति अपनी आसक्ति भी व्यक्त कर दी है जिसे नायक समझ गया और वह सर्वथा निष्कलुष भी बनी रही, सखी की दृष्टि से भी बचकर। भाव सामी की दृष्टि बिहारी का ही एक अन्य दोहा करु उठाई घूंठू करत उजरत पट गुजरोट, सुखे मोट लूट ललन लकी लन्ना की लौट। तो अनुप्रास एवं स्वभावोक्ति अलंकार का अच्छा खासा प्रयोग देखने को मिलता है। आगे की पंक्तियों में देखें, देखत बुरे कपूर जो उपय जाई जिन लाल, छीन छीन जाति परे खरी छीन चबेली बाल। यानी बुरे धीरे धीरे उड़ जाना या समाप्त हो जाना, खरी अत्यधिक उपय यानी जाए लुप्त ना हो जाना। तो प्रस्तुत दोहे में देखें तो पूर्वानुराग ने नायिका का विरह वर्णन यहाँ पे अभिव्यक्त हुआ है। नायिका की विरह का वर्णन सखी नायक से कर रही है और इन पंक्तियों में अगर देखें तो विरह के कारण नायिका छड़ भर देखा जाए तो वो दुबली होती जा रही है और इसी का वर्णन सखी नायक से कर रही है कि हे लाल, वह नायिका जो कभी छबीली वाला थी वह अब तुम्हारे विरह में जलकर हर क्षण दुबली होती जा रही है, चुगती जा रही है। जैसे कोई कपूर जलते जलते धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वही स्थिति नायिका की हो गई। इस कारण मुझे भय है कि कहीं देखते देखते वह तुम्हारे विरह में जलकर समाप्त न हो जाए। प्रस्तुत दोहे में पूर्वानुरागनी विरहणी नायिका की विरह स्थिति का चित्रण है। कवि ने उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। बिहारी की सदी हुई मझी हुई और परिष्कृत ब्रजभाषा का सौंदर्य द्रष्टव्य है। आगे यहाँ पंक्तियों में है, हंसी उतारी ही ते दई तुम तो दी लाल, राकती प्राण कपूर जो वह चूटनी माल। चोटनी माल यानी कुंची की माला प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना ससई से उद्धृत है और इसमें पूर्वानुरागनी नायिका के विरह व्यंजित हुआ है। सखी नायक से नायिका की विरह का निवेदन कर रही है कि हे लाल, हे नायक, उस दिन जब तुम्हारा नायिका से प्रथम साक्षात्कार हुआ था तब तुमने अपने गले की माला उतारकर उसके गले में डाल दी थी। वही एक माला जो थी जो उसके प्राण बचाए हुए, क्योंकि तुमसे भेंट ना हो पाने के कारण उसकी जो स्थिति हुई है अब वो निरंतर जो स्थिति है विरह की आग में जल रही है। किंतु जिस प्रकार कपूर पर काली मिर्च लवंग इत्यादि डाल देने से कपूर शीघ्र नहीं उड़ता, उसी प्रकार तुम्हारी पहनाई माला ने नायिका के प्राण उड़ने से बचा रखे, अर्थात तुम्हारी माला नायिका के प्राण का रक्षित करते हुए अभी है। तो प्रस्तुत दोहे में पूर्वानुरागनी विरहणी नायिका की विरहावस्था का अंकन है। प्रस्तुत दोहे में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है, साथ ही ब्रज भाषा का कुशल प्रयोग, उस पर कवि के अधिकार का भी घोतक दिखाई देता है। आगे की पंक्तियों में देखें तो को कोरी संग्रह को लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति सता विपत्ति विदारन हार। कोरी करोड़ों संग्रह जोड़ ले लाख हजार 10 करोड़। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना ससई से उद्धृत है। इस दोहे में एक भक्त की अपने ईश्वर के प्रति अनन्य व्यक्ति प्रकट हुई है। एक भक्त अपने मित्र से ये कहता है कि कोई चाहे करोड़ की संपत्ति संग्रहित कर ले या फिर चाहे 10 करोड़ की कर ले, है ना,
लेकिन मेरी संपत्ति तो विपत्ति को हारने या हराने वाले मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण हैं, अतः मुझ में मेरे आराध्य के अतिरिक्त और किसी संपत्ति की कोई जगह शेष नहीं है। भक्ति रस दर्शनीय तो होता ही है। बिहारी के काव्य की सामान्य प्रवृत्ति श्रृंगार की है, लेकिन यह दोहा उससे इतर भक्ति का है। तो इस दोहे में बिहारी की सदी हुई परिष्कृत और मंजी हुई ब्रजभाषा दिखाई देती है। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग भी देखने को मिलता है। आगे है कि द्वेज सुधा दधाती कलावा ला की दीति लगाई, मनो आकाश अगस्तिया एक एक कली लखाई। सुधा दीदित यानी चंद्रमा ढीठी लगाए, दृष्टि लगाकर अगस्तिया अगस्त वृक्ष जो सरदागम में कलियाना आरंभ करता है। तो प्रस्तुत दोहे में अगर देखें तो बिहारी जो कि श्रृंगारिक कवि है, इस दोहे में नायक की द्वितीय नायिका के अपने वादे के अनुसार नायक से मिलने का स्मरण कराते हुए कह रही कि हे सखी तू दृष्टि लगाकर सदागम के शुक्ल पक्ष के द्वैज की चंद्रमा की कला देख। ऐसा मालूम होता है कि आकाश रूपी अगस्त वृक्ष में एक ही कली दिखाई पड़ रही है। नायिका से यह कहकर द्वितीय यह बताना चाहती है कि शरद ऋतु के शुक्ल की द्वैज वह आज ही है। तुमने नायक से आज के दिन की संध्या में अगस्त वृक्ष के नीचे मिलने का वादा किया था। तुम यहाँ गुर्जरों के बीच में हो, वहाँ नायक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और तुम्हें यहाँ से निकलकर नायक के पास जाना चाहिए, अन्यथा नायक रुष्ट होकर चला जाएगा। हे प्रिय, जैसे अगस्त में कहली अली आरंभ होने का समय सुखद होता है, वैसे ही अवसर तेरे लिए वैसा ही सुखद अवसर है। तो पूरी दोहे में अगर देखा जाए तो पूरी दोहे में रीतिकालीन श्रृंगारिकता विद्यमान है। यहाँ उत्प्रेक्षा उपमा रूपक अलंकारों का प्रयोग है। इस दोहे में बिहारी की सधी हुई परिष्कृत और मझी हुई ब्रज भाषा भी दिखाई देता है। आगे की पंक्तियों में है कि गदराने तन गोरेटी एपन आड़ लीलार उठ्यो दे इठलाई द्रिगे करे गवारे सवार। यानी यहाँ पे देखिए कि ऐसा पिसा हुआ चावल और हल्दी का घोल लीलार मस्तक उठ्यो दे बुट्टी बांध कर हाथों को कटी स्थल पर रख कर मुंह मटकाना दृखों से कटाक्षों से करे सुआर अच्छा आक्रमण करती हैं, उनके बारे में कहा गया है कि प्रस्तुत दोहा जो कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना सतसी से उद्धृत है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो कि बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि, इस दोहे में नायक अपने पड़ोस में रहने वाली गंवारी नायिका को इठलाते हुए देखकर अपने मन में उत्पन्न होने वाले भाव का वर्णन अपने मित्रों से करता हुआ कहता है। गहराए हुए तन और गोरे रंग वाली गंवारी नायिका जो अपने माथे पर एपन का आड़ा तिलक लगाए रहती है, वह हठा देखकर वह इठलाते हुए अपने नेत्रों से प्रभावी वार करती है और मुझे अपने प्रति कामासक्त करती है। तो विशेष तौर पे बिहारी ने एक तरीके से यहाँ पे दिखाया है कि गांव की यानी ग्राम्या जो होती है वो गंवारी नायिका, उसकी अनुराग जो होती है वो अन्य जो भी है चेष्टाओं का बहुत सहज व सजीव वर्णन करते हैं। और स्थूल एवं शारीरिक सौंदर्य एवं कांवाव का चित्रण इस दोहे में हुआ है, जो रीति काव्य की एक तरीके से विशेषता भी है। यहाँ पर संपूर्ण दोहे में स्वभावोक्ति अलंकार की छटाई, बिहारी की सदी मजी और परिष्कृत ब्रज भाषा जो है वो दर्शनीय है। आगे की पंक्तियों में अगर देखें तो तन त्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सबंग। प्रस्तुत दोहे में अगर देखा जाए सर्वाधिक विख्यात बिहारी लाल जी द्वारा रचित साहित्यिक कृति सतसई। बिहारी रीतिवादी मानसिकता के कवि हैं, जिसका सीधा परिणाम है कि उनके साहित्य में काव्य प्रयोजन के तौर पर सुख और आनंद केंद्र में है। इस दोहे में बिहारी ने अपने काव्य प्रयोजन की व्याख्या की है। वे लिखते हैं कि चाहे वाद्य यंत्रों की संगति हो, तंत्रीनाद, चाहे कविता से मिलने वाले रस या कवित रस हो, चाहे रसपूर्ण रागों का गायन का सुख हो, सरस राग या चाहे श्रृंगारिक कीड़ा हो या रतिरंग का सुख हो, इनमें पूरी तरह डूब जाना ही समझदारी है। जिनमें नहीं डूबते अनबूढ़े व नासमझ बूढ़े हैं, जबकि वे लोग तर जाते हैं जो इन सुखों में पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहारी ने श्रृंगार के सहज पक्षों का कविता का विषय बनाया है। बिहारी का साहित्य संबंधी दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। उनकी नज़र में साहित्य हो या कोई अन्य कला, उसका प्रयोजन यही है कि वह व्यक्ति की ज़रूरतें जो होती हैं कम से कम उन ज़रूरतों को वो पूरी करे। तो वो यहाँ पे देखिए बिहारी की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा की शुरुआत एक तरीके से देखें सूर ने बेहद सुंदर ढंग से की थी, जिसे बिहारी ने पूर्णता प्रदान की है। इनकी सी गढ़ी हुई सदी हुई परिष्कृत और मंजी हुई ब्रज भाषा किसी कवि के पास नहीं है। बिहारी का शिल्प जो है एक तरीके से बिहारी का शिल्प जो है वो गढ़ा हुआ शिल्प है। यूँ लगता है कि एक एक शब्द को उन्होंने तराश कर कविता में पिरोया है। छंद के पहले वाक्य में सारी कलाएं एक साथ उपस्थित है।
दोहे में कितना अर्थ और शोभा कारक धर्म एक साथ भरे जा सकते हैं, इसका चरम निदर्शन प्रस्तुत दोहे में मौजूद दिखता है। आगे की पंक्तियां हैं, इनमें कहा गया है, सहस सचिक्कन श्याम रुचि सूचि सुगंध सुकुमार गणतु ना मनुपत अपतुल्ला की बितुरे सुथरे वार। प्रस्तुत हुआ जो कि रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना सही से उद्धृत है। इस दोहे में नायिका के बालों में आसक्त नायक अपने कर्तव्य पथ को भूलकर उन्हीं में इतना तन्मय रहता है कि किसी और कार्य की उसे सुधि नहीं होती, हर क्षण उसी का गुणगान करता है। नायक की इस दशा को जानकर उसका मित्र उसे ये समझाता है वो उसके लिए धर्म दृष्टि से ग्रह नहीं, तो नायक प्रत्युत्तर देता है कि मैं जब उसके स्वभाव से ही सहज रूप से चिकने काले स्वच्छ श्रेष्ठ सुगंध से युक्त कोमल और सुंदर बालों को बिखरे हुए देखता हूँ तो मेरा मुझ पर कोई वश नहीं रहता और मैं तब उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाता। नक्सिक वर्णन के तहत बालों का वर्णन द्रष्टव्य है। ज्ञातव्य है कि नक्सिक वर्णन रीति काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। संपूर्ण दोहे में स्वभावोक्ति अलंकार है। दोहे के पूर्वार्ध की पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। यहाँ आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, सुदुत दुराई दुरत नहीं प्रकट करत रत रूप छूटे पीक औरो उठे लाली ओठ अनोप। सुदति सुंदर द्युति दुराई प्रकट करत रत रूप रति के प्रकार को प्रकट करती है। पीक पान का रस जो मुंह में पैदा होता है और अध्यक्षता की अनिर्वचनीय शोभा वाली या अर्थांतन संक्रमित वाच्य ध्वनि रूप। प्रस्तुत हुआ रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना जो कि सतसई से उद्धृत है। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। प्रस्तुत दोहे में नायक ने नायिका के अधरों का एक तरीके से पान किया और जिस कारण उसके ओठों में एक अलग लालिसी उभर आई है। नायिका ने दूसरों से यह लालिसी पाने के लिए पान की पीक का सहारा लिया था, लेकिन पीक के हट जाने पर ओठों की वह लाली सबके समक्ष आ गई। इसी बात को लक्षित करते हुए नायिका की सखी नायिका से कह रही है कि हे सखी, इस तरह की सुंदर आभा छिपाने से भी नहीं छिपती। सखी, तूने अपने अधरों की चुम्बन कतलाली को पान के पीक के रंग से छुपा रखा है, पर भला ये भी कहीं छिपता है क्या? पीक छूटने पर रति का चिन्ह प्रकट करती हुई तेरी जो ये स्थिति है, तेरे अक्षरों में अधरों की स्वाभाविक लाली से इधर एक अलग ही अनुपम लाली दृष्टब हो रही है, जिसने तेरे प्रियतम से मिलन के सारे रहस्य को उजागर कर दिया है। तो इस तरीके से बिहारी ने श्रृंगार के शारीरिक और मानसल पक्ष को कवित्व का विषय बनाया और जो रीति काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। इस दोहे में बिहारी की सधी हुई परिष्कृत और मंजी हुई ब्रजभाषा दिखाई पड़ती है। आगे की पंक्ति में देखें कि यहाँ पे कहा जा रहा है, वही गाड़ी गड़े परी उपटयो हारू हुई आन्यो मोरी मतुंग मनु मारी गरनेनु यानी गुरनेनु मैन। बोई यानी बेई गुलालों की गोलियां गाड़ी गड़े परी उड़ार कर गाड़े यानी चिन्हित कर। प्रस्तुत हुआ जो कि सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की सतसई से है। नायक द्वारा किसी परकिया के साथ रात भर विलासिता किए जाने के कारण नायिका खंडिता है। वह नायक की हृदय पर एक तरीके से देखा जाए तो नायक के हृदय पर कि खंडिता है। वह नायक के हृदय पर मोतियों के निशान देखकर नायक को उपलम्ब दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो है। ऐसे में नायक को उपलम्ब देती हुई नायिका कह रही है कि तुम्हारे हृदय पर जो ये हार के मोतियों के निशान दिखाई पड़ रहे हैं, इनके कारण तुम संकुचित क्यों होते जाते हो? तुम्हारे हृदय पर किसी हार के मोतियों के निशान नहीं है, बल्कि ये तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी कामदेव रूपी शिकारी द्वारा गुलेल से मारी हुई गोलियों के निशान है। दादाजी, तुम इस समय काम से पीड़ित होकर ही यहाँ आए हो, क्योंकि दिन में परकिया के पास जाना तो कठिन है, अन्यथा तुम तो किसी निरंकुश हाथी के समान इधर उधर एक तरीके से घूमते रहते हो। तो रीतकालीन परिवेश में प्रेम की एक निष्ठता के अभाव की कि प्रेम उस समय एक निष्ठ भाव से नहीं था। राजा भी तो थे, उनकी कई रानियां होती थी, तो वही है। बाकी श्रृंगारिकता बिहारी के काव्य का मूल स्वभाव है, तो इस दोहे में भी दिखाई देता है। इस दोहे में उपालंब की सुंदर विन्यास भाव दिखता है, ब्रजभाषा को कुशल प्रयोग भी दिखता है। आगे पंक्ति, नैन न झुरसी बिरहा झेर नहीं लता कुमलाती नित नित होती हरी हरी खरी झलराती जाती। नीकु जरा से भी झरसी यानी जली बिरहा भार की ज्वाला से खरी झलराती जाती, खूब अच्छी तरह से बढ़ती जाती। एक तरीके से देखिए यहाँ पे जो है क्या किया गया है कि प्रस्तुत दोहा जो कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है,
बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि इस दोहे में सखी नायिका की विरह वर्णन का चित्रण नायक के समझ प्रस्तुत कर रही है। विराग्नि से नायिका की स्नेह लता तनिक भी कुमलाती या जलती नहीं है, बल्कि वह तो इसके विपरीत दिन प्रतिदिन और हरी होती जाती तथा नए नए पत्तों और डालों से सुशोभित होती रहती है। तो विशेष तौर पर बिहारी ने वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्र खींचा है। यहाँ पे विरह की दशा में प्रेम में वृद्धि होती इस सत्य को भी यहाँ उजागर कर दिया है। और नित नित नए हरी भरी विवसा अलंकार सदी और परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग आगे की पंक्तियों में देखिए। हेरी हिंडोरे गगन ते परी परी से टूटी धरी धरी धाई पी बीच ही खरी खरी रस लोटे। हेरी फेरी को सहसा देख हिंडोरे गगन ते हिंडोले रूपी आकाश से परी परी से दृष्टि परी की सुदृश्य एकदम कूद पड़ी है। प्रस्तुत हुआ रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है बिहारी लाल के दोहे से ये उद्धृत पंक्तियाँ हैं। इस दोहे में बिहारी ने एक तरीके से नायक नायिका के मिलन का चित्रण है, जिसमें वणित नायिका नौगढ़ा है। पति को देकर परी से सुंदर नायिका झूले पर से घबरा कर ऐसे गिर पड़ी जैसे आकाश से परी टूटकर गिर पड़ी हो। प्रियवती ने दौड़कर बीच में गिरने से पहले उसे पकड़ लिया और खड़ा कर दिया। तुरंत उसने आलिंगन का सुख भी ले लिया। लज्जाती के कारण नायिका का घबराकर झूले से गिर पड़ना सूचित करता है कि वह नवविवाहिता नायिका है, कि अभी उसका विवाह जो है नया हुआ है। और बाकी और भी जो चीज़ें हैं उनमें जैसे परी परी में यमक अलंकार, परी परी सी टूटी में आप उत्प्रेक्षा, हरी इंडोरे और घरी गाय में अनुप्रास अलंकार। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस की सहज अभिव्यक्ति गढ़ी हुई परिष्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग अपनी प्राकृत में ये पंक्तियाँ गतिशील चित्र उपस्थित करने में सक्षम है। नैक हसो ही बानी तज लख्यो मुँह नीठी चौका चमकानी चौद में परति चौद सी ढीठी। प्रस्तुत दोहा जगन्नाथ नाथ रत्नाकर द्वारा संग्रहित बिहारी रत्नाकर से उद्धृत है। रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी ने काव्य शास्त्रीय मानदंडों का अनुसरण करते हुए इस दोहे में नायक के संदर्भ में नायिका के मान एवं उपेक्षा भाव को लक्षित कर उसके सखी द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया है। नायक प्रज्ञा नायिका के पास से स्वकीय नायिका के पास आया है। वह नायिका के दृष्टि में अपराधी है। नायिका उस पर हंसती या देकर उसकी सखी उससे ये कहती है, तुम अपने मुंह फाड़कर हंसने की आदत छोड़ दो, तुम्हारी अगली 4 दांत की चमक इतनी तेज है कि नायक की आंखें चौंधी आ जाती हैं, जिससे उसकी आंखें ऊपर नहीं उठ पाती। इस कारण वे तुम्हारे रूप रस का सम्यक रूप से पान नहीं कर पाती। तो यहाँ भी देखिए, अगर देखा जाए तो पंक्तियों में आपको क्या दिखता है। रीतिकालीन श्रृंगारिकता का विद्यमानता, बिंब निर्माण, सदैव परिष्कृत ब्रज भाषा, देह में भाषा की समाहार शक्ति, दोहे की दोनों पंक्तियों के अंत में महाप्राण व्यंजन, कवि ने व्याजोक्ति, काव्यलिंग, अनुप्रास अलंकारों का भी अच्छा खासा प्रयोग किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो है आपको संपूर्ण जो दोहा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल होपफुली हो सकता है आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, है ना। अपनी तो वही कोशिश रही है, बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर हमें अवगत कराइएगा। एंड प्लीज़ जो भी हैं मतलब कि आप लोगों में से तो वो एक काम करेंगे कि जुड़ने का जो है ना वो प्रयास करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि जो टेलीग्राम है अपना, तो टेलीग्राम जो है हिंदी और प्राइड के नाम से है, और वहाँ से आप लोग ये है कि एक तरीके से जुड़िए और जुड़ के मतलब एक तरीके से अच्छा लगेगा, है ना। जुड़ेंगे और फिर जुड़ने से ये होगा कि डायरेक्ट वहाँ कनेक्ट रहेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें वहाँ साझा होंगी। तो हिंदी और प्राइड करके जो है ये अपना वो है, हिंदी और प्राइड। यहाँ पे आप टेलीग्राम की ये आईडी है, तो यहाँ पे अटैच होइए, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे जुड़िए, अपने जैसे और भी 1-2 साथियों से कनेक्ट होइए। तो बहुत सारी चीज़ें साझा करके भी आप चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। बाकी प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, इवन जितने भी हिंदी के एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटीज़ के हो गए, बाकी ऑप्शनल का करा ही रहे, बीपीएससी का भी ऑप्शनल सेम ही है लगभग, तो इन तक ये सेशन ज़रूर पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।